गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संजीव चौहान एनसीडीएक्स और सेबी की तरफ से आई हुई इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारे वेबिनार का जो शीर्षक है आप देख सकते हैं कि स्प्रेड ट्रेडिंग के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो शुरुआत में सबसे पहले हम जो इंडिया के अंदर कमोडिटी एक्सचेंजेस का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देख सकते हैं कि स्लाइड के अंदर कि इंडिया के अंदर जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे विद बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के साथ में। और इसी श्रृंखला के अंदर 1910 टू 30 के बीच में इसमें दो और नई कमोडिटी ऐड हुई थी, रॉ जूट एंड ऑयल सीड्स। और कमोडिटी एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 के अंदर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की एस्टेब्लिश किया था। और 1953 से लेकर 20th सेंचुरी तक टाइम बहुत सी बार इसमें क्या हुआ कि मतलब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहा तो इस बाजार को कभी बैन कर दिया गया, कभी वापस ट्रेडिंग रिज्यूम कर दी गई थी। बट 2001 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल के 3 कमोडिटी एक्सचेंजेस को ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए परमिट किया। और एनसीडीएक्स, एमसीएक्स और एनएमसी के नाम से 3 एक्सचेंजेस 2003 के अंदर उन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। और सितंबर 2015 के अंदर सेबी ने एज ए रेगुलेटर टेक ओवर किया एफएमसी से। तो जो कि इक्विटी का आज की डेट में सॉरी रेगुलेटर था, जो अब वही कॉमन रेगुलेटर है आज की डेट में इक्विटी और कमोडिटी मार्केट का। स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है। और उसके अंदर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी। और सेबी के अंडर में नेशनल लेवल के 5 एक्सचेंजेस हैं आज की डेट के अंदर, जो एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी एंड बीएससी के नाम से हैं। टोटल 91 कमोडिटीज की परमिशन मिली हुई है ट्रेडिंग के लिए। और ये कुछ स्टेप्स हैं जो एज ए रेगुलेटर सेबी ने जब से टेक ओवर किया है उनकी तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो देख सकते हैं सितंबर 2015 के अंदर सेबी ने टेक ओवर लिया था एज ए रेगुलेटर। और जून 2017 के अंदर सेबी ने परमिट किया ऑप्शंस की ट्रेडिंग को कमोडिटी सेक्शन के अंदर। और एआईएफ कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी परमिट किया उसी साल। और सितंबर 2017 के अंदर सेबी ने इंटीग्रेशन ऑफ इक्विटी एंड कमोडिटी की जो ब्रोकिंग फर्म्स थी उनको परमिट किया। और बैंक सब्सिडीज को अलाउ किया कि वो भी कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं मार्केट में। और बैंक को जो परमिशन मिली वो एज ए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के हिसाब से मिली। और सितंबर 2018 के अंदर एफपीआई को परमिशन मिला कि वो भी ये लोग अपनी जो पोजीशन है, एक्सपोजर है, हेज कर सकते हैं इंडियन कमोडिटी मार्केट के अंदर। मार्च 2019 के अंदर म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस को अलाउ किया गया, वो भी कमोडिटी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जून 2019 के अंदर कमोडिटी इंडाइसेस को भी परमिट मिला इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। ये लिस्टेड कमोडिटीज आज की डेट के अंदर अगर अपन देखें एनसीडीएक्स के अंदर, तो ये 5 तरह के मतलब बास्केट हैं। देख सकते हैं सेरेल पल्सेस के अंदर बाजरा, बार्ले, चना, मेज, वीट, मूंग एंड पैडी अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। और स्पाइसेस की बात करें तो कोरिएंडर, जीरा, टर्मरिक है। एंड फाइबर में देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक, शंकर कपास एंड 29 कॉटन अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। और ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार सीड एंड ग्वारगम है। ऑयल एंड ऑयल सीड्स की बात करें तो उसमें सोयाबीन, सोया रिफाइंड, मस्टर्ड सीड, कैस्टर सीड, गुड पाम ऑयल और सेसम सीड ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। अ, यहाँ आपके लिए एक मित्र एक सवाल रहेगा आप लोगों के लिए। सिंस विच ईयर सेबी हैज रेगुलेटेड द कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास में, तो कोई भी अगर आंसर चैट बॉक्स के थ्रू करना चाहे तो बता सकता है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। राइट, इसका आंसर मुझे सी मिला है, जो बिल्कुल ठीक है। सेबी ने 2015 से एज ए रेगुलेटर कमोडिटी एक्सचेंजेस को स्टार्ट किया था रेगुलेट करना। अब अपन एक छोटा सा कंपैरिजन अगर देखें कमोडिटी मार्केट वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव, तो देख सकते हैं कि कमोडिटी मार्केट के अंदर जो भी सेटलमेंट होता है वो एक्चुअल डिलीवरीज पे होता है। जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव देखें तो वहाँ पे कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जनरली। और कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी का एक डिफरेंशिएट एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर अपन फाइनेंशियल डेरिवेटिव में देखें तो ऐसा सच कोई भी डिफरेंशिएट एग्जिस्ट नहीं करता है। कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो एक होल्डिंग कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, सेइंग चार्जेस लगते हैं, वेयर हाउसिंग की कॉस्टिंग आती है, इंश्योरेंस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जबकि वही चीज़ अगर अपन फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट में देखें तो सिर्फ जो कैपिटल अपन लोगों ने इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़ता है उसके। कमोडिटी डेरिवेटिव का जो मार्केट है वो सीजनल बेसिस के ऊपर रिएक्ट करता है, जबकि जो कैश मार्केट है या फाइनेंशियल डेरिवेटिव है वो थ्रू आउट द ईयर एक जैसा रहता है।
अगर अपन फैक्टर की बात करें कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर मेजर इंपैक्ट डालते हैं प्राइसेस के ऊपर, तो देख सकते हैं कमोडिटीज के अंदर जो भी ड्राइव होता है मेजरली ये डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस के ऊपर रहता है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस जो रहते हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं प्राइसेस के ऊपर। और गवर्नमेंट इंटरवेंशंस लाइक जैसे स्टॉक लिमिट वगैरह लगा देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लिमिट इम्पोज करना, ड्यूटी वगैरह लगाना, ये सब फैक्टर्स प्राइसेस को इम्पैक्ट डालते हैं। जबकि अगर अपन फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट में देखें तो ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक जो कंडीशंस रहती है कंट्रीज की वो इम्पैक्ट डालती है। इंडिविजुअल जो कंपनीज की परफॉर्मेंस रहती है उसका इम्पैक्ट डालता है प्राइसेस के ऊपर। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर दिया जाता है वो इम्पैक्ट डालते हैं उसके प्राइसेस के ऊपर। तो ये एक छोटा सा दोनों के बीच में कंपैरिजन करके बताया गया कि भाई क्या डिफरेंशिएट एग्जिस्ट करता है दोनों बाजार के अंदर। अब अगर अपन देखें एक्सचेंज ट्रेडेड जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, तो आज की डेट में तीन तरह के डेरिवेटिव है अपने पास में: फ्यूचर्स, ऑप्शन इन गुड्स और इंडेक्सेस। अगर अपन देखें कि एक्सचेंज ट्रेडेड जो कमोडिटी फ्यूचर्स हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डिजाइन करते हैं तो क्या उसकी कुछ की फीचर्स रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के अंदर लॉन्च होता है उसका एक साइज डिसाइड किया जाता है, एक मार्जिन अमाउंट इंप्लीमेंट होता है उसके ऊपर, एम टू एम बेसिस के ऊपर डेली उसका एक सेटलमेंट होता है। जो भी ट्रेड ओपन रहते हैं टिल एक्सपायरी तक तो वो ओपन इंटरेस्ट के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। हर एक कमोडिटी का एक बेसिस सेंटर रहता है। डिलीवरीज की मतलब हैपन्स होती हैं ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। और हर कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट है हर महीने। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एगमार्क क्वालिटी के हिसाब से प्रिपेयर किए गए हैं। तो यहाँ पे एक और सवाल रहेगा मेरा आप लोगों के लिए: विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ एग्री कमोडिटीज। तो ये चार ऑप्शंस हैं, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है आप मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। राइट, मुझे इसका आंसर डी मिला है। ये जो तीनों फैक्टर हैं, ये तीनों फैक्टर ही कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज के वो इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे वो वेदर कंडीशन हो, एग्रीकल्चर कमोडिटीज का जो प्रोडक्शन हो, और चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये तीनों ही फैक्टर इम्पैक्ट डालते हैं प्राइस के ऊपर। अब अपन बात कर लेते हैं जो आज का अपना टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड्स। तो सबसे पहले अपन देखें कि जो फ्यूचर्स के अंदर कैलेंडर स्प्रेड है वो क्या है, मतलब बेसिकली। तो फ्यूचर्स के कैलेंडर स्प्रेड बेसिकली क्या है कि कोई भी कमोडिटी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के जो है हम साइमल्टेनियसली बाइंग और सेलिंग करते हैं दो अलग महीनों के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और एक पोजीशन बनाते हैं। तो जनरली यही होता है कैलेंडर स्प्रेड। अब इसके अंदर जो पोजीशंस बनती है, ठीक है, वो अलग अलग बेसिस के ऊपर बनाते हैं लोग। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं बात करूं, सोयाबीन का अक्टूबर नवंबर का जो स्प्रेड है, ठीक है, एक प्राइस डिफरेंस रहता है उनके बीच में जनरली, ठीक है। और जो स्प्रेड का कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो उसका जो अंडरलाइन रहता है वो फ्यूचर की लेग रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है जनरली कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइसेस रहते हैं उनमें एक डिफरेंस रहता है, एग्जिस्ट करता है हमेशा। और ओवर द टाइम ऑफ पीरियड वो डिफरेंस कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर का सोयाबीन का स्प्रेड है, और इसको अगर अपन थोड़ा सा अगर चेंज करके देखें, जैसे जुलाई नवंबर का ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जो मैं आगे आपको एक एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। तो अपने को पता है कि जुलाई के अंदर जैसे सोयाबीन का जून जुलाई के आसपास सोइंग का टाइम रहता है और अक्टूबर नवंबर के आसपास हार्वेस्टिंग का टाइम रहता है। तो जनरली जब सोइंग का टाइम रहता है तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत शॉर्टेज रहेगा उस चीज़ का। तब शॉर्टेज रहेगा तो चांसेस हैं कि प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और नवंबर के अंदर वो क्रॉप जब आएगी मार्केट के अंदर फुल फ्लैश तरीके से, तो चांसेस रहते हैं कि वो जो प्राइसेस है वो कम होंगे। तो यहाँ पे क्या एक स्प्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नियर मंथ के प्राइसेस बढ़ने चाहिए और फार मंथ के प्राइसेस कम होंगे, तो स्प्रेड है वो श्रिंक होगा। तो यहाँ पे कोई मतलब कोई अगर स्ट्रेटेजी बनाना चाहे तो सेल स्प्रेड की एक स्ट्रेटेजी बना सकता है। तो इस तरीके से लोग इंटरप्रेट करके अपनी कॉल लेते हैं स्प्रेड्स के अंदर। तो दो तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, बाय स्प्रेड और सेल स्प्रेड। बाय स्प्रेड में क्या रहता है कि फार मंथ आप बाय करेंगे और नियर मंथ को आप सेल करेंगे। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो स्प्रेड का गैप है ये इंक्रीज होगा दोनों के बीच में, तो अपने को नेक्स्ट मंथ बाय करना है, नियर मंथ सेल करना है, ठीक है। और इसी तरह अगर अपने को लग रहा है ये जो स्प्रेड एग्जिस्टिंग स्प्रेड है ये आगे जाके श्रिंक होगा, तो अपने को नेक्स्ट मंथ फार मंथ वाला है वो सेल करना है और नियर मंथ को बाय करना है, ठीक है। अब अपन बात कर लें कि भाई कितने तरह के जो स्प्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज है वो अवेलेबल रहती है। तो
सबसे पहला तो इंटर कमोडिटी जो कैलेंडर स्प्रेड करते हैं लोग, एक ही कमोडिटी के अंदर दो अलग महीनों के अंदर जो पोजीशन बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा कमोडिटी कैलेंडर स्प्रेड। और एक होता है इंटर कमोडिटी कैलेंडर स्प्रेड। इसके अंदर क्या करते हैं कि दो कमोडिटी रहती हैं अलग अलग, ठीक है, उनके बीच में अपने को पता है कि एक स्टैंडर्ड डिफरेंस इतना रहता है जनरली। जैसे जनरली लोग क्या है, जैसे आराम सीड और सोयाबीन के बीच में कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं, तो इन दोनों के अमूमन बीच में एक स्टैंडर्ड डिफरेंस रहता है। बट कभी कभी क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से या हार्वेस्टिंग पीरियड में कुछ डिले हो गया या सोई में कुछ आ गया, उनकी वजह से ये जो स्टैंडर्ड डिफरेंस है इसमें कभी कभी चेंज आ जाता है, या जो भी चेंज आता है किसी भी डायरेक्शन के अंदर, तो उसकी एक अपोजिट पोजीशन लोग बना के उसको इनकैश करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं जैसे रेंज ट्रेडिंग, तो बाइंग नियर मंथ एट द बॉटम ऑफ ए रेंज एंड सेलिंग एट द टॉप ऑफ ए रेंज। तो इस टाइप से मतलब एक रेंज के बीच में अगर कोई बन रहा है स्प्रेड तो ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जब भी कोई स्प्रेड की एक रेंज के बाहर जाके वो ट्रेड कर रहा था तब अपॉर्चुनिटी बनती है ट्रेड करने की। स्केल ट्रेडिंग, बाइंग करते हैं अपन, जैसे बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। कोई भी स्प्रेड को अगर अपन जैसे लोअर साइड में बाय करें, हाई साइड में सेलिंग करें, तो उसको स्केल ट्रेडिंग बोलते हैं। कुछ लोग टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी स्प्रेड के अंदर पोजीशंस बनाते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको जो स्प्रेड बनाते हैं लोग, जैसे कि जो बायो प्रोडक्ट हैं, जैसे रिफाइनिंग वाले गैसोलीन है, गैस ऑयल है, हीटिंग ऑयल है, ये एक ही कमोडिटी के बायो प्रोडक्ट हैं। तो इसके बीच में भी लोग स्प्रेड की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। प्लस क्रश स्प्रेड बनाते हैं, जैसे सोयाबीन और सोया मील और सोया ऑयल है, एक ही कमोडिटी के तीनों प्रोडक्ट हैं, तो इसके बीच में क्रश स्प्रेड बना सकते हैं। प्लस जैसे ब्रेंट क्रूड है और डब्ल्यूटीआई क्रूड है, इनके बीच में भी लोग स्प्रेड की ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या रहता है कि स्टैंडर्ड डिफरेंस रहता है क्वालिटी पैरामीटर के बेसिस के ऊपर, तो वहां पे भी लोग स्प्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। तो अपन बात करें कि क्या एडवांटेजेस स्प्रेड ट्रेडिंग के हैं, तो सबसे पहला तो कि इसके अंदर रिस्क कम है इन कंपेयर टू जो अपन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं। प्लस ट्रेड करना आसान रहता है इसके अंदर, ठीक है। और इसकी जो मतलब कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है इन कंपेरेटिव, जो लेग विंडो के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट को के अंदर साइमल्टेनियसली अपन पोजीशन बनाते हैं और उसके बेसिस पे ही मूव करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर अब मैं बात करूं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की, तो उस पे क्या रहता है कि नियर मंथ वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो करंट सिचुएशंस रहती है वो इम्पैक्ट डालती है। फार मंथ के अलग चेंजेस कराने के जो फैक्टर्स रहते हैं वो अलग रहते हैं। स्प्रेड का जो मूवमेंट रहता है वो कंबाइन होकर रहता है, तो वहां पे चांसेस कम रहते हैं कि भाई उसके अंदर जो मूवमेंट आएगा वो कुछ अनएक्सेप्शनल आ सकता है, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। प्लस स्प्रेड ट्रेड को जो रोल ओवर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर अपनी जो भी पोजीशन है उसको रोल ओवर करना है, तो स्प्रेड के माध्यम से कर सकते हैं। प्लस स्प्रेड्स को एनालाइज करना या प्रिडिक्ट करना इन कंपेयर टू फ्यूचर जो सिंगल लेग रहती है काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि ये कम वोलेटाइल रहते हैं। सबसे अच्छा फायदा इसके अंदर जो भी मार्जिन होते हैं इन कंपेयर टू फ्यूचर लेग, कम मार्जिन अपने को पे करना पड़ता है, मार्जिन बेनिफिट मिलता है मतलब। तो यहाँ एक सवाल रहेगा मेरा आप लोगों के लिए, विच स्टॉक एक्सचेंज इज हैविंग मेजर शेयर इन ट्रेडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज? तो चार ऑप्शन है आप लोगों के पास में। कौन सा एक्सचेंज है जहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो मेजरली ट्रेड होते हैं? राइट, एनसीडीएक्स। अपन बात कर लेते हैं कि जो फैक्टर्स स्प्रेड ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही चलते हैं सारे। तो कैलेंडर स्प्रेड्स का भी जनरली जो इफेक्ट करता है वो सप्लाई एंड डिमांड ही करता है। इसका जो मैंने एग्जांपल दिया था उसके अंदर भी मैंने आपको यही बताया था कि जैसे सोयाबीन का जो एग्जांपल दिया था कि जब
हार्वेस्टिंग की टाइम होती है और सोइंग की टाइम रहती है, तो उस समय किस तरीके से मूव करता है ये। प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी की अगर अपन देखें इसके अंदर, तो ये इन्वॉल्वमेंट रहता है इसका। हिस्टोरिकल एनालिसिस बेसिस के ऊपर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं 10 साल 15 साल के बेसिस के ऊपर कि भाई ये स्प्रेड है जो सीजनली किस डायरेक्शन में जाता है, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग बना सकते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल जो एनालिसिस रहता है उसके बेसिस के ऊपर लोग अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के बेसिस के ऊपर भी लोग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे या वेयर हाउसेस के अंदर जो स्टॉक पोजीशंस रहती है इकोसिस्टम के अंदर, वो किस डायरेक्शन में, मतलब ये क्या पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन बन रहा है प्राइसेस के साथ में, कितनी इन्वेंट्री है, उसके बेसिस के ऊपर भी लोग स्प्रेड के अंदर अपनी पोजीशंस बनाते हैं। प्लस एक्सचेंज के अंदर जब भी कोई मार्जिन वगैरह इंप्लीमेंट होता है सिंगल लाइन के, तो स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट के लिए भी लोग ट्रेड करते हैं। अब अगर अपन बात करें जो स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट मिलता है तो वो किस पे मिलता है, तो हम देख सकते हैं कि जो स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट मिलता है वो जनरली जो इनिशियल मार्जिन रहता है अपना, उसके ऊपर अपने को उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। जो भी डिफरेंट दो भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी रहती है उनके अंदर जो भी इनिशियल मार्जिन लगता है उसके ऊपर अपने को उसका बेनिफिट मिलता है। अब अगर हम बात करें अपन जैसे दो कमोडिटीज के बीच में, अगर इसका स्प्रेड मार्जिन मतलब इंट्रा कमोडिटी, जैसे ग्वारसीड और ग्वारगम की अगर अपन बात करें, वो तो ग्वारगम तो ग्वारसीड का बाय प्रोडक्ट है, तो इन दोनों के बीच में मोर देन 90% का अगर कोरिलेशन होगा तो ही अपने को स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी एक पैरामीटर है इसके अंदर। ठीक है। अब अपन ओवरऑल अगर समरी देखें स्प्रेड ट्रेडिंग की, तो देख सकते हैं कि इन कंपेयर टू जो फ्यूचर आउटलेट्स रहते हैं वहाँ की कंपैरिजन में कम वॉलिटिलिटी रहती है इसके अंदर। और एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट एंड लॉस रहते हैं कैलेंडर स्प्रेड के अंदर वो भी लिमिटेड रहते हैं। स्प्रेड मार्जिन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सॉरी, अपने को मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। अच्छा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं क्योंकि साइमल्टेनियसली अपने दो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड कर पाते हैं। और जो डायरेक्शनल जो रिस्क रहता है अपना इन कंपेयर टू फ्यूचर, वो भी काफ़ी लिमिटेड रहता है। ठीक है। और अगर अपन चेक करें प्रॉफिट एंड लॉस इन कंपेयर टू सिंगल कमोडिटी, वो काफ़ी लिमिटेड रहता है। और हिस्टोरिकल बेसिस के अगर अपन चार्ट या कुछ भी अगर अपन पैटर्न देखें तो अपन इजीली इसके अंदर कुछ निकाल सकते हैं। और कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट टू ट्रेड इन केस ऑफ अपर और लोअर, अगर सपोज टू भी किसी कमोडिटी के अंदर सर्किट लग गया है तो उस टाइम के अंदर कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू अपन अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करके या एग्जिट ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है अपने पास में, जब भी मार्केट के अंदर सर्किट जैसा कभी कुछ अपन सिचुएशन फील करें और वहां पे अगर स्प्रेड विंडो के अंदर कुछ कोड्स आ रहे हैं तो अपन अपनी पोजीशन के थ्रू एग्जिट ले सकते हैं। तो एक और सवाल है आप लोगों के लिए, व्हाट इज बेसिस इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिस क्या होता है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास में, कोई भी चेक बॉक्स के माध्यम से मुझे आंसर करना चाहे बता सकता है। राइट, इसका आंसर है ए। डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस इज नोन एज द बेसिस। राइट। ये तो ओवरऑल था एक अपना स्प्रेड्स के ऊपर प्रेजेंटेशन। अब अपन बात कर लेते हैं जो भी इन्वेस्टर इस बाजार में ट्रेड करते हैं तो उनको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, उसके अंदर किन को फॉलो करना है और किन को नहीं करना है उनको, तो उसके ऊपर अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को किन चीज़ों को नोटिस करना देखना चाहिए वो देख सकते हैं अपन। तो जो भी बाजार में यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आता है, सबसे पहले तो जो भी एक्सचेंज और सेबी के सर्कुलर्स रहते हैं एक्सचेंज की वेबसाइट और सेबी की वेबसाइट के ऊपर, उनको गो थ्रू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जो भी ट्रेड करें एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ट्रेड करें। जब भी ट्रेड करना हो तो अपन अपने यूसीसी कोड में ही करें, प्रॉपर केवाईसी फुलफिल करके। और अपने जो भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं उसको अपन अपने जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट वगैरह रहते हैं उसके लिए अपन डिमांड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हर ट्रेड के बाद में जो भी सेटलमेंट होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिल जनरेट होता है, वो हम ले सकते हैं अपने ब्रोकर से। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिल अपने को मिलता है उसमें इंश्योर करें कि उसके अंदर अपने ट्रेड से रिलेटेड सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर की डिटेल, ट्रेड नंबर, ट्रेड रेट, क्वांटिटी,
ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। प्लस जो भी अपन ने ट्रेड किया उसके क्रॉस चेक वेरिफिकेशन के लिए कि वो जेन्युइनली से एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हुआ है या नहीं, तो एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे एक टैब अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसका वेरिफिकेशन ले सकते हैं। प्लस अपना जो भी मार्जिन और एम टू एम ऑब्लिगेशंस रहते हैं वो अपने को टाइमली पे करना चाहिए, ताकि अपन किसी भी तरह के नॉन पेमेंट या पेनल्टी के अंदर नहीं आए। और अपने को डब्बा ट्रेड जो बाजार में करते हैं उससे अवेयर रहना है और उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। साथ में अपन जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, जो भी अपनी होल्डिंग्स वगैरह रहती हैं ब्रोकर के पास में अपनी डिपॉजिटरी, अपन अपने हर ट्रांजेक्शन की रेगुलर वॉच करता रहना चाहिए। किसी भी तरह की अगर डिस्क्रिपेंसी वगैरह आती है तो इमीडिएट अपने ब्रोकर को बोल के हमें उसको रेक्टिफाई कराना है। प्लस हम जो भी चेक या डीडी इशू करते हैं अपने ब्रोकर को, तो सेबी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो नाम मेंशन रहता है ब्रोकर का, उसी के हिसाब से अपने को वो चेक या डीडी देना चाहिए। और अपने ब्रोकर से हम लोग पीरियडिकली स्टेटमेंट की डिमांड कर सकते हैं, जो भी अपना फंड या सिक्योरिटीज वहाँ पे जमा है उसका स्टेटमेंट अपन ले सकते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अभी परमिट नहीं है कमोडिटीज मार्केट के अंदर, तो इससे अपने को बचना है। और किसी भी तरह का अनऑथराइज जो भी मतलब ब्रोकर्स वगैरह रहते हैं, तो उनको अपने को उनसे बच के रहना, क्योंकि उनके थ्रू भी ट्रेड करते हैं वो अपने कह सकते हैं कि मतलब सेटलमेंट गारंटी फंड के जो मैकेनिज्म है, मतलब कल को अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड होता है तो उसमें आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सपोज टू भी अगर कोई ब्रोकर के थ्रू अगर आपको कोई आपका डिस्प्यूट होता है, तो वहां पे अपना जो भी मतलब क्लेम वगैरह आपका बनता है तो वो सेटलमेंट गारंटी फंड के थ्रू आपको कंपनसेट किया जा सकता है। आपको चीजें जिनसे को मतलब बचना है, नहीं करना है, तो किसी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू अपने को ट्रेड नहीं करना है। उसकी जानकारी ले गया है, जानकारी के लिए आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स दे सकते हैं कि कौन कौन एक्सचेंज के रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। किसी भी तरीके का आपने को ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं करना है। और बाजार में जो भी लुभावने एडवर्टाइजमेंट वगैरह र्यूमर आती है या हॉट टिप्स के नाम पे जो भी आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको शॉर्ट रिटर्न मिलेंगे, उसमें नहीं आना है अपने को। और जो भी ट्रेड करते हैं अपन, तो उससे रिलेटेड रिस्क डिस्क्लोजर अपने को ध्यान में रखना है। और किसी भी तरीके का अपने को अनसाइन या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट एक्सेप्ट नहीं करना है ब्रोकर की तरफ से। बाजार में किसी भी तरह की जो भी रूमर्स रहती हैं उसको अपने को फॉलो नहीं करना है। अपने को अपनी जो पोजीशंस है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही बनानी है। किसी भी तरह की पोजीशन को एक्यूमुलेट नहीं करना जो अपनी कैपेसिटी से बाहर जाए। और इसके अलावा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बाजार में किसी भी तरीके का जो भी रिसर्च एनालिस्ट वगैरह एक्सपर्ट्स जो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, तो उनकी उन बातों में नहीं आकर के अपने को अपने सेल्फ बेसिस के ऊपर एनालिसिस करके ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। और जो भी अपने फाइनेंशियल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है उसके अगेंस्ट जाके अपने को अपनी पोजीशंस को क्लब नहीं करना चाहिए। अपने को वो सब चीज़ें ट्रैक रखनी चाहिए। प्लस जो भी प्रोडिक्शन बेसिस के ऊपर रिपोर्ट आती है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की रहती है। तो एक सवाल रहेगा मेरा आप लोगों के लिए यहाँ पे फिर से कि व्हाट इज आर्बिट्राज। तो चार ऑप्शन है आपके पास में, इन चारों में से कौन सी डेफिनेशन है जो आर्बिट्राज को डिफाइन करती है। चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हैं इसका आंसर। राइट, इसका आंसर है सी, साइमल्टेनियसली एंटरिंग इनटू सेल और परचेज ट्रांजिशन इन टू और मोर मार्केट। आर्बिट्राज वही कहलाता है कि किसी भी दौरान एक साथ अपन जो जो पोजीशन बनाते हैं सेल और परचेज की, किसी भी ट्रांजेक्शन में दो बाजारों के बीच में, तो वो आर्बिट्राज कहलाता है। वो एक फिक्स डिफरेंस के बीच में हम लोग जनरली बनाते हैं उसको इनकैश करने के लिए। तो ये एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन था मेरा स्प्रेड्स के ऊपर और इन्वेस्टर गाइडलाइंस के ऊपर और एक्सचेंज का जो बेसिक बैकग्राउंड है उसके ऊपर। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो जो मैंने आपको प्रेजेंट किया, तो आप मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसके कोई जवाब देने की कोशिश करूंगा।
तो किसी भी पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई सवाल नहीं आया है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे ही क्लोज करना चाहूँगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।